नमस्कार। वाणिज्यिक पशुचारण और चलवासी पशुचारण का अलग अलग अपन ने अध्ययन कर लिया था। उनके बीच के मुख्य जो अंतर थे उनका अध्ययन कर लिया था। अब वाणिज्यिक पशुचारण मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है या किन स्थानों पर होता है? वाणिज्यिक पशुपालन वाले क्षेत्र, वाणिज्यिक पशुपालन वाले क्षेत्र में देखो सबसे पहले है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरुग्वे, ठीक है। उसके बाद में अर्जेंटीना। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक पशु जो पालन है उसका उद्देश्य क्या है? दूध व मांस। उद्देश्य क्या है? दूध व मांस की प्राप्ति करना। और ये सारे के सारे विकसित देश हैं लगभग, और इनमें बड़े बड़े फार्मों पर भारत से जैसे ज्यादातर जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, न्यूजीलैंड और इन देशों में जाते हैं, वो वहां पे पशुपालन का कार्य ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र ध्यान रखना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे, अर्जेंटीना। ये अगर मैप में पूछे तो मैप की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, ध्यान दो। स्थानांतरित कृषि या इसको झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। यह कृषि क्या होती है? किसी एक क्षेत्र के स्थान पर। प्राचीन कृषि का प्रकार है, उस वक्त भूमि बहुत होती थी, भूमि ऐसे ही जंगल के रूप में भूमि थी, आबादियां बहुत कम थी, और उस वक्त क्या करता है, कोई क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, और इसकी राख है, उस राख को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर 2 से 3 साल तक कृषि की जाती है। उसके बाद में ये जमीन उर्वरकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर यही विधि अपनाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, छोटे मोटे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बाकी मशीनरी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, पारिश्रमिक के रूप में इसमें इक्का दुक्का जो व्यक्ति कर रहे हैं, उसका परिवार है वो कार्य में संलग्न रहता है। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस स्थानांतरित कृषि की अलग अलग देशों में नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पूछा गया था रे किस देश में नाम है, तो अपन इसको कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, भारत के पूर्वी राज्यों, भारत के पूर्वी राज्यों में इसको कहते हैं झूमिंग कृषि। भारत के पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। उसके अलावा मध्य अमेरिका व मेक्सिको, मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इसको कहते हैं मिल्पा, ध्यान रखना। उसके बाद में मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको कहते हैं लदान। उसके बाद में वियतनाम, वियतनाम में इसको कहते हैं रे, ध्यान रखना। ये पिछली बार पूछा गया था, इसलिए इन तीनों को इंपॉर्टेंट मान लेना कि किस देश में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग जो नाम है वो ध्यान रखना। भारत के पूर्वी राज्य जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं उनमें क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मेक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो बीच का भाग है उसमें, और जो मेक्सिको विशेषकर देश है उसमें मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया, वियतनाम जो पूर्वी एशियाई देश हैं जहां पे लादान कहा जाता है, और वियतनाम में जो स्थानांतरित कृषि है उसको कहा जाता है रे। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ध्यान रखना। उसके बाद में आदिम स्थायी कृषि,
आदिम स्थायी कृषि। देखो आदिम स्थायी कृषि सबसे पहले है आदिकाल स्थायी कृषि को इसको नाम दिया जा सकता है। जब से शुरुआत में मनुष्य उत्तर पाषाण काल में जब से उसने स्थायी कृषि शुरू की तो वो आदिम स्थायी कृषि कहलाता है, जो सबसे प्राचीनतम कृषि का क्या था, भाग था। अब देखो आदिम स्थायी कृषि एक जीवन निर्वाह कृषि थी जिसमें मनुष्य की केवल उदर पूर्ति के लिए काम किया जाता है, केवल किसके लिए, उदर पूर्ति। और ये आदिम कृषि है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगी, धीरे धीरे। सबसे पहले देखो सबसे सर्वप्रथम कौन सी कृषि थी, स्थानांतरित कृषि थी। स्थानांतरित कृषि के बाद में कौन सी कृषि आई, आदिम जो स्थायी कृषि है वो। स्थानांतरित कृषि स्थायी नहीं थी, इसमें स्थान बदल बदल कर स्थानों पर कृषि की जाती थी। लेकिन आदिम स्थायी कृषि है वो सबसे पहले मनुष्य ने स्थायी रूप से रहकर कृषि करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला रूप कौन सा था, स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि के बाद में कौन सा रूप आया, आदिम स्थायी कृषि का रूप आया। उसके बाद में बागाती कृषि। बागाती कृषि, देखो बागाती कृषि की शुरुआत हुई उपनिवेशिक काल में। उपनिवेशिक काल में विशेष तौर जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेज, वो क्या हुए जिस भी देश में गए वहां पर बागाती कृषि, जैसे भारत श्रीलंका में आए तो उन्होंने चाय, जूट और पटसन, कपास इनकी खेती शुरू की। अर्थात ऐसे विषय वस्तुओं की या ऐसी वस्तुओं की खेती स्टार्ट की जो इंग्लैंड में कच्चे माल के रूप में उद्योगों में काम आ सके। जैसे कपास की सूती वस्त्र के लिए, चाय श्रीलंका भारत में, उसके अलावा कॉफी के बागान, ठीक है। इन तरीके से बागाती कृषि की स्टार्ट हुई। ध्यान रखना औपनिवेशिक काल में बागाती कृषि स्टार्ट हुई। औपनिवेशिक जैसे ब्राजील में अपने केले की कृषि प्रसिद्ध है। अलग अलग देशों में उन्होंने वहां के मौसम के अनुसार कृषि स्टार्ट की। और स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, इंग्लैंड के द्वारा। कौन से काल में, औपनिवेशिक काल या औद्योगिक क्रांति के शुरुआत में ये कृषि स्टार्ट की गई, ठीक है। उसके बाद में ब्राजील के कॉफी बागानों को, ब्राजील के कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल प्रश्न लग रहा है लेकिन लगभग एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ब्राजील के जो कॉफी बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। अर्थात वो वहां का स्थायी नाम है फेजेंडा, इसलिए वहां पर उसको फेजेंडा शब्द से यूज किया जाता है। और ये केवल ब्राजील में कॉफी बागानों में, विश्व में कॉफी उत्पादन में ब्राजील है वो अग्रणीय देश है, ठीक है। उसके बाद में देखो दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि, देखो दुग्ध कृषि किसे कहते हैं, दुग्ध कृषि का तात्पर्य है दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पालना और उन पशुओं के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ पैदा करना या ऐसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना जो ज्यादा दूध या ज्यादा पौष्टिक मात्रा में दूध देने के लिए उत्तरदायी हो, तो वो दुग्ध कृषि कहलाती है। अब दुग्ध कृषि कहां हुई, दुग्ध कृषि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनमें। ध्यान रखना उद्देश्य क्या है, दूध उत्पादन। उद्देश्य क्या है, दूध उत्पादन। और कृषि क्यों लगा, इसमें उन फसलों की पैदावार की जाती है जो वाणिज्यिक पशुपालन में जो पशु पाले जाते हैं उनमें ज्यादा दूध उत्पादन में सहायक हो, उन फसलों की पैदावार की जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, एक व्यापारिक रूप से दूध उत्पादन करने का जो कार्य करते हैं उसे दुग्ध कृषि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रक कृषि। ट्रक कृषि, देखो ट्रक कृषि की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। अब देखो ट्रक कृषि कैसे, जैसे ये कोई बड़ा शहर है, इस बड़े शहर से कोई दूर स्थान है जिसका यातायात जो समय है वो समय 12 घंटे से या 12 घंटे या इससे कम, 12 घंटे या इससे कम हो, इतनी दूरी पर जो स्थान होते हैं वहां पर यह कृषि की जाती है।
और इस कृषि में किनकी पैदावार की जाती है? साग व सब्जियां। ध्यान रखना, साग व सब्जियां ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में चलती है जहां पर ज्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं। साग सब्जियां पैदावार की जाती है। अब तो इसका ट्रक कृषि नाम क्यों पड़ा? ट्रक कृषि इसके कारण, यातायात के कारण ट्रक कृषि पड़ा। तो इन क्षेत्रों में जहां ये यातायात का टाइम हो 12 घंटे या उससे कम, तो इनमें क्या होता है, इनमें इन फसलों की कटाई की जाती है या इन सब्जियों की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। और फिर इनको किन में लोड किया जाता है? ट्रकों में लोड किया जाता है। और सुबह के समय जो शहरों की मंडियां होती है, उन मंडियों में ये ट्रक क्या हो जाते हैं? 12 घंटे या उससे कम के परिवहन करके वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए इस कृषि में मुख्य जो योगदान है, इस व्यापार में मुख्य योगदान किसका है? परिवहन का, अर्थात ट्रकों का योगदान है। इसलिए इस कृषि को ट्रक कृषि कहा गया है। और ये कृषि कहां पे स्टार्ट हुई? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई। अब देखो इस कृषि में क्या होता है, ध्यान रखना, साग सब्जियां, केवल साग सब्जियों का ध्यान रखना। साग सब्जियों का उत्पादन करके यातायात समय 12 घंटे या उससे कम सुबह के समय उन मंडियों में पहुंच जाता है या उस आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाता है जहां पर औद्योगिक इकाइयां बहुत है, जनसंख्या ज्यादा है। तो उन सब लोगों के लिए साग व सब्जियों की आपूर्ति इन ट्रकों के द्वारा की जाती है। इसलिए इस कृषि को क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि कहा जाता है। ट्रक कृषि के बाद में फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि, ध्यान दो, फलोद्यान भी लिखा हुआ है, फलोद्यान कृषि। अब देखो ट्रक कृषि में क्या था? साग सब्जियां। फलोद्यान कृषि में ध्यान रखना, फल फूल, दोनों का मूलभूत अंतर है। ट्रक कृषि में साग सब्जियां और फलोद्यान कृषि में फल फूल क्या है? मुख्य रूप से है। फलोद्यान कृषि क्या होती है? मुख्य रूप से जो विकसित देश है उनमें की जाती है और इसमें फल फूल सब्जियों की क्या की जाती है? पैदावार की जाती है। और वो ज्यादा मांग वाला जो समीपवर्ती जो बाजार है उसमें क्या कर दिया जाता है? इसको बेच दिया जाता है। अब देखो उन क्षेत्रों के नाम जहां व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटना शुरू किया गया, ध्यान रखना, वह क्षेत्र जहां पे व्यापारिक रूप से लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। मैंने आपको एक देश का नाम, 2 देशों के नाम बताए थे, उनमें एक कौन सा देश था? कनाडा, उसके बाद में नॉर्वे, उसके बाद में फिनलैंड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 4 ऐसे देश हैं जहां पर लकड़ी काटना है वो क्या किया गया? व्यापारिक रूप से शुरू किया गया। और उस लकड़ी के विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जैसे सजो सामान के सामान बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है, घरों में जो फर्नीचर फिटिंग होता है उसका सामान बनाया जाता है। ये सारे के सारे इन देशों में व्यापारिक रूप से इनको प्रयोग में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का काम कहां शुरू किया गया वो ध्यान रखना। कनाडा एकमात्र ऐसा देश है जो प्राथमिक व्यवसाय, लकड़ी काटना कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय। इसको करते हुए भी कौन से देशों की श्रेणी में आता है? विकसित देशों की श्रेणी में आता है। उसके बाद में खान किसे कहते हैं? खान, ध्यान रखना, वह स्थान, पूछा गया है, वह स्थान जहां से खनिज निकाली जाती हैं क्या कहलाता है? खान कहलाता है। ध्यान रखना, खान की परिभाषा, वह स्थान जहां से खनिज निकाले जाते हैं क्या कहलाता है? खान कहलाता है। उसके बाद में भूपटल, भूपटल पर लगभग कितने खनिज है? 1600 खनिज है। भूपटल पर लगभग कितने खनिज है? 1600 खनिज है। और इन 1600 खनिजों में 200 ऐसे खनिज हैं जो औद्योगिक उत्पादन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, भूपटल पर कुल खनिजों की संख्या 1600 और 200 ऐसे खनिज हैं इनमें से जो क्या किए जाते हैं? औद्योगिक उत्पादन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब उसके बाद में ये जो खनिज है वो तीन प्रकार की चट्टानों
में से निकाले जाते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान। लेकिन चट्टानों का नाम पूछ सकता है, बहुत पुराना प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन कौन सा खनिज किन चट्टानों में पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों। अब आग्नेय चट्टानों में देखो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक और गंधक। ये ऐसे खनिज हैं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक और गंधक। ये कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद में कायांतरित चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कायांतरित चट्टानों में ध्यान रखना, ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर। ये 3 ऐसे खनिज हैं जो कहां पाए जाते हैं? कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ऐसे खनिज हैं जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक और गंधक आग्नेय चट्टानों में, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर कायांतरित चट्टानों में, और अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इन खनिजों के नाम ध्यान रखना। आपको पूछा जा सकता है खनिज का नाम देके कि निम्न खनिज कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, या चट्टानों के नाम पूछे तो खनिज जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती है, अवसादी, कायांतरित और आग्नेय चट्टानें। उसके बाद में रोपणकर्षी। रोपणकर्षी का पिछली बार उदाहरण पूछा गया था, ध्यान रखना, चाय, कपास, कॉफी, ठीक है, ये रोपणकर्षी के उदाहरण है। रोपणकर्षी की शुरुआत कहां से हुई? ध्यान रखना, इंग्लैंड से शुरुआत हुई। और कब हुई? वही बागाती कृषि वाला वापस प्रश्न आ जाता है, कहां पे? औपनिवेशिक काल में। किन लोगों द्वारा? यूरोपीय लोगों द्वारा। और मुख्य रूप से यूरोप में कौन से देश के लोग थे? इंग्लैंड के लोग थे। तो रोपण कृषि की शुरुआत, और रोपण कृषि किन किन देशों में ज्यादातर की गई? तो वो एशियाई, दक्षिण एशियाई देश थे, उसके अलावा ब्राजील था। इन देशों में वो क्या करेगी, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, उसके अलावा अपना श्रीलंका है, इधर ये मलेशिया है, इन देशों में रोपणकर्षी की जाती थी। और ये ज्यादातर जो देश थे रोपणकर्षी वाले, वो उस वक्त के गुलाम देश थे, और जिस देश के वो अंदर गुलाम थे वो लोग क्या करते थे, इस कृषि जो अपनी व्यापारिक लाभ की जो खेती होती थी वो इन क्षेत्रों में करवाते थे। अब है उद्योग। देखो, उद्योगों का जो पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है कच्चा माल। अब देखो, कच्चा माल जैसे कई ऐसे उद्योग हैं जिनको, जैसे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के जो क्षेत्र हैं वहीं स्थापित किए जाते हैं। देखो, कच्चा माल लोहे इस्पात में लोहा है, कोयला, चूना पत्थर, ये मुख्य रूप से जो कच्चे हैं। उसके बाद में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है। तो लोहा जो कच्चा माल है उसमें क्या होता है? कच्चा माल पहली बात तो महत्वपूर्ण है किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए, अर्थात कच्चा माल होगा तभी उद्योगों की स्थिति होगी। लेकिन जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, वो कहाँ लगाए जाएंगे? लोहा, एस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज,
मैग्नीज की जो खादें हैं उनके समीप लगाया जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे उद्योग हैं वो क्या हैं, नहीं जो कच्चा माल है वो क्या है, भारी है, तो परिवहन लागत क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए ज्यादातर जो लोहा इस्पात उद्योग है या लोहा एस्क उद्योग हैं वो कहां पर लगाए जाते हैं, जो कच्चे माल के स्रोत हैं उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं, और जहां पे कच्चा माल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है वहां पर उद्योगों की क्या होगी, अवस्थिति होगी। 2 नंबर है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, इन उद्योगों को चलाने के लिए विद्युत के रूप में जल विद्युत, कोयला विद्युत, तो ये ज्यादातर जो भारत के लोहा इस्पात उद्योग है, ये झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, ये सारे के सारे जैसे कई वहां पे जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है, उन जल विद्युत परियोजना से क्या करते हैं, विद्युत लेते हैं। अर्थात शक्ति का साधन है वो 2 नंबर की अवस्थिति को प्रभावित करता है, जहां पे बिजली या ये जो शक्ति के संसाधन है वो ज्यादा मात्रा में होंगे, उद्योगों की अवस्थिति क्या होगी, ज्यादा होगी। और बिजली अगर 24 घंटे वहां उत्पादित होती है तो वहां पे क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद में परिवहन व संचार के साधन, परिवहन व संचार के साधन, परिवहन व संचार के साधन जहां पे ज्यादा विकसित होंगे वहां पे उद्योग धंधे, जैसे परिवहन के साधन वहां पे होंगे तो उद्योग में कच्चा माल आना और तैयार माल बाजार तक भेजना, ये उद्योग की अवस्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। जहां पर सुदृढ़ व तेज मात्रा में परिवहन के साधन होंगे तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में उद्योग क्या होंगे, आकर्षित होंगे। अगला है बाजार। भारत जैसे जो विकसित या बहुत बड़ी मात्रा में जहां पर मांग है वो वहां उद्योगों की अवस्थिति या स्थापना क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो बाजार महत्वपूर्ण है उद्योगों की अवस्थिति के लिए, क्योंकि उत्पादन को खरीदने के लिए, उपभोग करने के लिए बड़ी मात्रा में डिमांड चाहिए और वो होनी चाहिए। उसके बाद में बाजार के बाद में कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक के बाद में पूंजी की मात्रा, पूंजी मात्रा, पूंजी मात्रा के बाद में जलापूर्ति, जलापूर्ति, जलापूर्ति के बाद में जलवायु। अब देखो कुशल श्रमिक जहां होंगे वहां उद्योगों की अवस्थिति ज्यादा होगी। पूंजी की मात्रा, जैसे अमेरिका जैसे देश है वहां पर पूंजी ज्यादा है तो वहां पर उद्योगों की अवस्थिति भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जलापूर्ति, जल की मात्रा, जैसे लकड़ी उद्योग है और है, कई उद्योगों में जल की, जैसे लोहा इस्पात उद्योग में लोहे को ठंडा करने के लिए जल की मात्रा ज्यादा चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जलवायु, कई उद्योग होते हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये क्या होते हैं जहां पे नम जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, ये कागज उद्योग है, वो ज्यादा तेज धूप वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ज्यादा पनपता है। इसलिए ये उद्योगों की अवस्थिति के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो ये है। उसके बाद आकार के आधार पर, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला लघु उद्योग, दूसरा पहला कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा है वो है बड़े पैमाने के उद्योग। ध्यान दो, कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें परिवार के श्रमिक होते हैं और परिवार के सदस्यों की लगाई गई पूंजी के आधार पर वो सामान्य वस्तुएं बनती है जो स्थानीय बाजार में प्रयोग की जाती है। वो कुटीर उद्योग, पूंजी की मात्रा बहुत कम होती है, मशीनरी का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और घर के लोग होते हैं वो श्रमिक के रूप में क्या करते हैं, उसमें कार्य करते हैं। लघु उद्योग होता है जिसमें आसपास के श्रमिक द्वारा और थोड़ी बहुत ज्यादा पूंजी और छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें बहुत बड़े क्षेत्र से श्रमिक आते हैं, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, निर्यात आयात में होता है, कच्चा माल निर्यात किया जाता है और तैयार माल करके आयात किया जाता है। भारत में जैसे लोहा इस्पात उद्योग है वो बड़े पैमाने के क्या है, उद्योग हैं। तो ये 3 प्रकार है आकार के आधार पर उद्योग। फिर है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। 2 नंबर पर है खनिज आधारित उद्योग, 3 नंबर पर है रसायन आधारित उद्योग,
4 नंबर पर है वनोत्पाद आधारित उद्योग, 5 नंबर पर है पशु आधारित उद्योग। जैसे कृषि आधारित उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में जो कच्चा माल है वो कहां से जाता है? कृषि से, अर्थात कपास, तो कृषि आधारित उद्योग हो गया। खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, मैग्नीज उद्योग है, इसके अलावा कई ऐसे उद्योग हैं जो मशीनरी का और का निर्माण करते हैं, वो सारे के सारे किस पर आधारित होते हैं? लोहा पर आधारित होते हैं, खनिजों पर आधारित होते हैं, वो खनिज। रसायन आधारित उद्योग जो रसायनों पर आधारित होते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोलियम है, वो सारे के सारे रसायनों पर होते हैं। वनोत्पाद जैसे गोंद बनाना, रबड़ बनाना, कागज बनाना, ये सारे के सारे उद्योग किस पे हैं? वनों से कच्चे माल प्राप्त करते हैं। पशुओं से जैसे मांस उद्योग है, दुग्ध उद्योग है, उसके अलावा चमड़ा उद्योग है, ये सारे के सारे उद्योग किस पर आधारित होते हैं? पशु आधारित। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वजनिक उद्योग, दूसरा निजी उद्योग, और तीसरा है वो है संयुक्त उद्योग, या दोनों तरह के, जिसमें सरकार और निजी दोनों हो। देखो सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग जो सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व में काम करते हैं, वो कौन से उद्योग होते हैं? सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग जिन उद्योगों में जो संपत्ति है या पूंजी है या उनका स्वामित्व है और देख रेख है या व्यवस्था है, वो निजी लोगों द्वारा की जाती है, वो निजी उद्योग कहलाते हैं। और संयुक्त उद्योग में उद्योग हैं जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा मिलकर आपस में शेयर बांटकर इन उद्योगों को स्टार्ट किया जाता है। वो उद्योग कौन से उद्योग कहलाते हैं? संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। अगला, इससे आगे का अपन उद्योगों के बारे में, जो तीर्थ क्रियाकलाप है, सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।